लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो जिगानू किला है जो इसमें आपने एक चीज़ लिखी है कि इस किले का इतिहास जो है वो 1832 से है। पर आप कुछ ये बता सकते हैं कि इसकी मतलब कि इसका अस्तित्व या इस किले की मतलब इस जो ये राज्य है ये कब से बना और कैसे बना, तो कुछ दे सकते हैं हम? तो असल में क्या है कि पहले जितने भी नगर बसे वो नदियों के तटों पर बसे। ठीक है। और उनको हम नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। तो जम्मू प्रांत में या उत्तर प्रदेश में जो एक मुख्य नदी जो डुग्गर के मध्य में बहती है उस गांव की तवी नदी कहते हैं। ठीक। तो डुग्गर के अधिकांश जितने भी सांस्कृतिक गाँव हैं, नगर हैं, शहर हैं, वो तवी नदी के तट पर बसते हैं। चाहे हम दुर्गुसनगढ़ को ले लें, चाहे हम सुगमादेव को ले लें, चाहे हम चनैनी को ले लें, चाहे हम जिगानू को ले लें, चाहे नगरोटा को ले लें, चाहे जम्मू को ले लें। ये जितने भी मुख्य प्राचीन इतिहास के नगर जो हैं वे तवी नदी के तट पर हैं। इसी तरह से एक नगर या एक छोटा सा राज्य जो था तवी के पूर्वी तट पर भी बसा था। तभी के पूर्व में या जिसको जिगानू नाम दिया गया है। जिगानू ये एक समय ऐसा था कि उधमपुर का ये सबसे बड़ा नगर था और इसका जो इतिहास है ये भी बहुत प्राचीन है। कई इतिहास कहते हैं कि यहाँ पहले सलारिया राज्य राज करते थे। फिर ऐसा हुआ रोक रहा हूँ आपको, सलारिया राज्य को जी, ये भारत डुग्गर में एक वंश था सुमता। उसके हमें जो संदर्भ हैं वो शिलालेखों में मिलते हैं। सुमता जो था इसका मुख्य केंद्र खड़ा करवाड़ रहा है और ये राज्य 10वीं सदी में बहुत फला फूला था और वो जिगानू उसी राज्य के अंतर्गत आ गया था। फिर वो राज्य सीमित होता गया। भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो उन आक्रमणों से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा राज्य था जो झेलम नदी के तट के साथ होता था, उसको कहते हैं तक्षशिला राज्य। तक्षशिला राज्य पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो वहाँ के राजों को वहाँ से भागना पड़ा हार मान करके और वे शिवालिक की पहाड़ियों में चले गए। और वो पालवंशी राजे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि डुग्गर के कई स्थानों पर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। जैसे बिलावर का राज्य था, बसोली का राज्य था, बंदू का राज्य था, ये बरतूल का राज्य था। इसी तरह से जिगानू जो था ये भी कभी पाल राजाओं के अधिकार में था और फिर मदन पाल जो था जहाँ तक था। जिगानू पर भी मतलब अंग्रेज शासन का एक प्रभाव पड़ा? नहीं, अंग्रेज के जो बहुत पहले की बात है, मुस्लिम काल की बात। ठीक है, मुस्लिम काल की बात। हाँ, मुस्लिम काल में ये हुआ कि तक्षशिला का एक पालवंशी परिवार जो था वो हारने के बाद शिवालिक क्षेत्र में आया। उनमें एक पालवंश का ही राजा था, उसका नाम मदन पाल था। उसने क्या किया कि जिगानू का एक एरिया जीता और जीतने के बाद उसने क्या किया कि जहाँ अपना राज्य उसने जहाँ अपना एक बहुत राजसभा कायम किया जिसको राजधानी कहा और नाम रखा उसने मदन पृथ्वीपाल मदन पाल ऐसे जो थे ना, उसने अपने नाम पर वो नजर दिखाया मदन। अब जो राजा मदन था उसने जो अपनी राजधानी बसाई वो जहाँ आजकल नवोदय स्कूल है उसके थोड़ा ऊपर था, जहाँ पर BSF है। हाँ, जहाँ BSF है। और उस राजधानी के जो पूरा शेख है ना वो आज से 40-50 साल पहले बिखरे पड़े मिलते थे। और फिर ये हुआ कि किसी कारण वो राजवंश जो था जिगानू से चलाया। फिर उसके बाद बंदराल आ गए। बंदरालों ने जैसे ये अधिकार किया बंदरालता क्षेत्र पर तो वो बढ़ते बढ़ते जिगानू की बंदरालता मतलब कि जो रामनगर। तो ये राजवंश क्षेत्र को बढ़ते बढ़ते जिगानू की तरफ भी आ गया।
तो जुहानों का जो एरिया था, बंदराड़ राजा एक था करण देव, उसको ये जागीर की एक स्थानीय पंडित भी थे कालिदास जी, मैंने उनसे बात की थी। वो कहते हैं करण देव का एक राजपुरोहित था, उसका नाम जगन्नाथ था। तो उसने क्या किया कि करण देव ने ये गांव जो था अपने पुरोहित को दान में दिया। जब दान में दिया तो उसने वो जो जगन्नाथ था उसने इस गांव को का नाम अपने नाम पर ही रखा, नाम पर रखा जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ। फिर ये जगन्नाथपुरी से बिगड़ता बिगड़ता बन गया जगन्नाथ। एक तो बात ये है कि ये एक दान दिया गया एक गांव था जो जगन्नाथ को दिया गया था और करण देव ने इसको प्रदत्त किया था। लेकिन करण देव के महल कहाँ थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि करण देव का असली महल कहाँ था, लेकिन यही माना जाता है कि वो तभी नदी के तट के साथ कहीं था। और ये भी हो सकता है कि जिसको हम पक्की मंडी कहते हैं, पक्की मंडी, और पक्की मंडी कहाँ है, यहाँ वाटर वर्क्स का आपको देखते हैं, हाँ समझ गया, इलाका देखता है, बड़ी सी ग्राउंड है। हाँ बहुत सी बड़ी ग्राउंड है, उसको पक्की मंडी कहते थे। और उसके नीचे प्राचीन बहुत सी दीवारें हैं। फिर ये था कि ये बिल्कुल तभी के पठार पर बसा हुआ था। पठार समतल ऊपर का मैदान आ जाता है, मैदानी इलाके। फिर ये था कि तभी में हमें प्राचीन गुफाएं मिली, बाबा भैर का स्थान मिला। और बाबा भैर को ये श्रेय जाता है कि उसमें तभी नदी जो थी ना, इसका बहाव जम्मू तक आया, उसके जगह जगह स्थान पर उसने जुगानों का लिया। लेकिन वो जो प्राचीन गुफाएं हैं जुगानों की, उनके विषय में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक तो बात ये है कि वो नागकाल कौन सा नागकाल हुआ जाता है राजा भैर का, ठीक है, वो प्रागैतिहासिक काल था। और वहीं पहले जुगान की आबादी रहती थी। और उन दिनों ये नाग जो थे जो गुफाओं में रहते थे, तो उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया। एक तो बात किया जाता है। फिर उसके बाद जब करण देव आया, उसको यह जागीर के तौर पर मिला हुआ था, उसने क्या किया कि स्वयं भी और उसके जो राजवंश के लोग जो थे, उन्होंने जुगानों को विकसित करने का एक बहुत बड़ा परियोजना तैयार की, जहाँ कई तालाब बनाए, कुछ उसने बनाए, कुछ उसके मंत्रियों ने बनाए। जैसे जुगानों का सिंधु तालाब है, JVC के समय पर बनाया। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी शिवालिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो इष्ट देव हैं वो जुगानों में काफी जो इष्ट देव थे वो भगवान थे। जब तालाब का निर्माण हुआ तो तालाब के तट पर जो सबसे प्राचीन मंदिर बना वो नरसिंह मंदिर बना है, वो अभी भी है। और नरसिंह मंदिर के साथ एक पुष्करनी होती थी जिसमें जल भरा रहता था। बाद उसी पुष्करनी को विकसित किया गया और एक तालाब बना दिया, तो ये एक बहुत बड़ा तालाब बन गया। तो अब ये हुआ कि करण देव के जो वंशिक थे वो जहाँ कुछ देर रहे, फिर बाद में ये हुआ कि महाराजा रणजीत देव जो जम्मू के राजा थे, वे 1732-33 में जम्मू की राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने क्या किया कि पहाड़ के जो 22 राज्य थे उन पर अधिकार कर दिया और जुगानों भी उनके अधिकार में आ गए। उन्होंने जुगानों जो थी ये अपने छोटे बेटे को, उसका नाम था दलेर देव, उसको उन्होंने क्या किया जागीर के रूप में दिया। इसलिए दिया कि रणजीत देव की जो रानियाँ थी, जो बड़ी रानी थी, उसके पेट से जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था राज देव, वो बड़ा था। और दलेर देव दूसरी रानी से पैदा हुआ था। लेकिन दलेर देव बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो ये चाहता था कि जम्मू का राजा मैं बनूं। लेकिन जो जुम्वाल वंश था वो कहते हैं हमारी परंपरा ये है कि जो बड़ा राजकुमार होता है वो ही उत्तराधिकारी बने, इसलिए ये राज्य जो है राजा राजदेव को दे जाता है। तो दोनों भाइयों की कलह खत्म करने के लिए उसने क्या किया कि
अपने छोटे बेटे दलेर देव को जुगानू की जागीर थी और जहाँ दलेर देव का जो महल था वो पक्की मंदिर था और वो अपनी रानी को लेकर के यहाँ आया था। उसकी रानी जसोदा की थी और उसके दो बेटे थे। दलेर देव के दो बेटे थे, एक का नाम भगवान देव था और दूसरा जो छोटा जो बेटा था वो कुछ अपंग जैसा था और उसका नाम जीव देव था। अब ऐसा हुआ कि दलेर देव का जो मन था ना, आंतरिक मन, क्योंकि वो राज हो करके आया था, वो कुछ आत्म शांति के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गया। दलेर देव, हाँ दलेर देव माता वैष्णो मंदिर की यात्रा पर गया और वो अपने दोनों बेटों को अपने साथ ले गया। जब वो अपने साथ लेकर के गया तो राया बिल राजदेव को पता चल गया वो वैष्णो देवी गया। उसने गुप्त तौर पर अखनूर के कुछ सैनिक बुलाए, उनको कहा कि दलेर देव को आपने मार डाला, हत्या कर देनी है उसकी। हाँ उसकी हत्या कर दी। वो आकर के चरणपात करके उधर रुक गए। वही सैनिक जो अखनूर के थे। तो जैसे ही दलेर देव अपने दोनों बेटों के साथ आया तो वो बाहर आ गए, उन्होंने तलवारें उठा ली और उन पर हमला कर दिया, दलेर देव पर और उनके दोनों बेटों पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में दलेर देव मारा गया। उसका बड़ा बेटा जो था भगवान देव वो भी मारा। छोटा जो बेटा था वो उम्र का काफ़ी छोटा था, तो उसको छोड़ दिया। नहीं वो चुपके से निकल आया। हाँ वहाँ उसका उनको पता नहीं चला। हाँ तो वो छुपता छुपाता जुगानू पहुँच गया और उसने अपनी माँ को बताया कि मेरे पिता की मेरे भाई की हत्या हो गई। माँ डर गई। उसने क्या किया कि अपने बेटे को साथ लिया और वो जसोदा चली गई अपने भाई को। तो ये जो राजमहल था ये खाली हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिजराज देव मर गया। जब मरा तो उसका लड़का संपूर्ण देव राजगद्दी पर बैठा। वो भी छोटी उम्र में 16 साल की आदमी मर गया। अब ये आया कि जम्मू की राजगद्दी था वो मतलब कि छोटी उम्र में राजगद्दी पे बैठ गया। हाँ जबकि कि राजा ब्रिजराज देव का जो बेटा था वो छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठा और छोटी उम्र में वो मर गया। अब जम्मू का सिंहासन खाली हो गया। जब जम्मू का सिंहासन खाली हो गया तो अब सवाल ये आया कि जम्मू की राजगद्दी पर किसको बिठाया था। अब ये था कि राजवंश का आदमी होना चाहिए। राजवंश का एक ही व्यक्ति बैठा हुआ था, वो था जुगानू का जागीरदार जीत देव, जो उन दिनों जसोदा में अपनी माँ के साथ था। उन्होंने ये किया कि जो दरबारी थे उन्होंने जीत देव को बुलाया। जीत देव उसने कहा कि तुम शाही वंश के हो और राज की जो गद्दी है जम्मू राज्य में उसके तुम अधिकारी। उन्होंने ये किया कि उसको जम्मू कराया जीत देव जो जुगानू के जागीरदार दलेर देव का छोटा बेटा था, वो बन गया जम्मू का राजा। और जब वो जम्मू का राजा बना तो यहाँ की रामनगरी गुजरात का एक राजकुमार है, उसके साथ जो जीत देव था वो बहुत चालाक था, क्योंकि उसने अपने बाप को हत्या होते देखी थी, भाई की हत्या देखी। वो डरा रहता था, सहमा सहमा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत चालाक थी, जीत देव की। हाँ बहुत चालाक थी। लेकिन वो क्या करती थी, मियाँ मोटा को पसंद नहीं करती थी। मियाँ मोटा जो था उन दिनों जम्मू का प्रधान था और वो जीत देव का संरक्षक भी था। संरक्षण मतलब कि रक्षा करना। हाँ तो रक्षा करता था। वो ये सोचती थी कि मेरा जो ससुर है दलेर देव, उसकी हत्या में इसका हाथ है। वो जो प्राइम मिनिस्टर बना था जे.एन.के का, मोटा मियाँ मोटा का हाथ है। वो योजना बनाने लगी कि इसने मेरे ससुर की हत्या मैंने इसकी हत्या की, मतलब कि प्रतिशोध। हाँ प्रतिशोध। और उसने चालाकी से जो रियासी का जागीरदार था दीवान देव उसको बुलाया और मियाँ मोटा के मियाँ मोटा
अब जो होगा फिर शोर पड़ा, जम्मू पर जो थे ना ये हमारा अरिजीत लाहौर का जो आया था हमारा अरिजीत सिंह हैं, उसने अधिकार कर लिया। उसने ये जो जम्मू की का जो इलाका था ये अपने बेटे खड़ग सिंह को जागीर दे दिया। अब रानी जो थी ना वो अपने बेटों को लेकर के फिर जुगान में आ गई। रानी ने जहाँ अपने बेटों के मुंडन संस्कार भी किए, बहुत कुछ किया, लेकिन रानी को ऐसा लगने लगा कि जुगान मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जुगान में। हाँ, उसको ये लगने लगा मैं जुगान में सुरक्षित हूँ। वो चुपके से जुगानों के महलों से निकले, रावी नदी पार की और वो थानेश्वर की तरफ चले। थानेश्वर 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 कौन सी जगह? कुरुक्षेत्र के पास। मतलब JNK से बाहर। के बाद रानी बहुत चलाक थी। फिर वो वहाँ से लाहौर आ गई। उसने महाराज अरिजीत सिंह से मिली, कहने लगी महाराज मैं जम्मू की महारानी रही हूँ, हैं मेरे पास भरण पोषण के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे कुछ जागीर दो। मतलब कि उसको ऐसे रानियों वाला फील लेना था। हाँ, मुझे कुछ दो, मैं अपने बच्चों को पालूँ। तो अब महाराजा रणजीत सिंह जो है वो बहुत चलाक थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको जम्मू में कहीं भेजूँगा तो ये फिर जाकर के कोई षड्यंत्र रचेगी और जम्मू में उपद्रव करवाएगी। उसने उसे जम्मू में नहीं भेजा। पठानकोट के पास एक गाँव था, वो इलाका दिया, थोड़ा सी गाँव दिए, कहा ये गाँव में मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के उस गांव में आ गए और वो गांव पठानकोट के पास। अब उस रानी के जो दो बेटे थे उनसे आगे उनके वंश से चले। अब वो लोग जो हैं वो वही रहते हैं, अभी भी रहते हैं। हाँ रहते हैं, पठानकोट के पास रहते हैं। अब तो उनकी चौथी पाँचवीं पीढ़ी है और वो अब भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम राज परिवार से हैं। राज परिवार के हैं, या जुगानू हमारा जो था ना ये हमारा राज्य रहा है, हमारी जागीर रहा है। अब इस तरह से जो था वो देखते देखते क्या हुआ कि जुगानू का जो कि जो एक खुशहालियाँ जो एक दौर खत्म हो। फिर ये हुआ कि 1822 को पंजाब का जो महाराजा रणजीत सिंह था उसने गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बना दिया। गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बना दिया और उसका जो छोटा भाई था सुचेत सिंह, उसको मंत्रालता कराया गया। मंत्रालता रामनगर। हाँ, रामनगर का राजा बना दिया। जब सुचेत सिंह रामनगर का राजा बना तो रामनगर के जो असली राजा थे वो यहाँ से चले गए, वो चले गए अम्बाला की तरफ। और जहाँ पर राजा सुचेत सिंह राजा सुचेत सिंह भी बहुत महत्वाकांक्षी था, वो आगे ही आगे बढ़ने लगा। उसने सुमरता पर भी अधिकार कर लिया। ये थोड़ा तलवार की इलाका है। तो फिर वो चिन्हैनी की तरफ बढ़ने लगा। तो जब वो चिन्हैनी की तरफ बढ़ा उसने बहाना किया कि मैं सुधमान देव यात्रा पर जा रहा हूँ, फौज लिया उसने चिन्हैनी पर भी अधिकार लिया। चिन्हैनी का राजा जो था वो भाग गया वहाँ से। तो अब वो भाग करके चला गया लाहौर दरबार। उसने कहा हमारा मैं तो आपका वफादार हूँ, हैं, मैंने तो आपके विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया, तो फिर आपने मेरी जागीर की। उसने ये किया कि एक फरमान जारी किया गुलाब सिंह के नाम कि जो चिन्हैनी का राजा बिहार चल जाए उसके गुलाब सिंह बहुत चला। उसने कहा आओ हमारे साथ बैठो, पहले संधि करो। तो संधि हुई। उसने क्या किया, चिन्हैनी राज का बहुत सारी शौर्य छीन और उसने ये किया कि जो हाँ जब चिन्हैनी राज बहुत लंबा फैला था उसने क्या किया कि उसकी सीमा का भी कोटली था। कोटली वो स्थान है जहाँ माता गंगा का मंदिर है। तो ये इलाका आ गया राजा सुचेत सिंह के अधिकार। जब ये इलाका राजा सुचेत सिंह के अधिकार में आ गया तो राजा सुचेत सिंह बहुत चलाक था। उसने अपने राज्य को बचाने के लिए सबसे पहला किला जो था वो कोटली बनाया। वो
किला जो था ना वो गंगा माता के मंदिर के साथ ही अभी भी है? अब भी है। उस मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। फिर दूसरा किला जो था ना उसने जिगाणु ने बनाया, क्योंकि जिगाणु भी उन दिनों बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान था और उसको ये खतरा था कि कहीं किनानी के राजे कि उसको कहीं से अटैक ना हो जाए उसमें हो जाए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि उन दिनों जिगाणु सबसे बड़ी मंडी थी, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। नहीं, पहाड़ी महाल आता था। ये जो कहा जाता है कि एक बार जिगाणु एक टाउन हुआ करता था, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्ची बात है। हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक था कि बहुत बड़ी मंडी थी। फिर ये हुआ कि राजा सुखदेव सिंह जो था उसे ये लगने लगा कि जहाँ भी किला बनाना पड़ेगा। 1822 के लगभग जब रामनगर सरकार में आया तो पहला मंदिर उसने कोठी में बनाया 23-24 को। फिर उसकी दृष्टि जो थी ना वो गई जिगाणु की तरफ। तो वहाँ के जो राय पंडित थे कालीदास जी, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1828 में जिगाणु का किला जो है ये राजा सुखदेव सिंह ने बनाया और उसका एक वजीर बदना था, उसको उसने जागीर के रूप में दे दिया। नहीं, जागीर के रूप में नहीं दिया, उसका अधिकार दिया कि तुम मतलब कि देखभाल करने के लिए। तो बदना ने ये किया कि अपने तौर पर जिगाणु का द्वारा पुनर्वास, और जिगाणु एक बहुत बड़ा फलता फूलता गाँव था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि महाराजा प्रताप सिंह के समय में जम्मू से श्रीनगर के लिए एक सड़क बनी, मतलब हाईवे बनाया गया। पहले टांगे चलते थे, घोड़े चलते थे, फिर गाड़ी जब चलने लगी तो अब ये हुआ कि उसमें प्रताप सिंह का जो बाप था रणवीर सिंह, उसने उधमपुर को केंद्र मान करके इसको जिला बना दिया। उधमपुर को जिला बना दिया क्योंकि उधमपुर से श्रीनगर जाना आसान था। आसान था। अब क्या हुआ कि जिगाणु का महत्व कम हो गया, क्रींची का महत्व कम हो गया, जीभ का महत्व कम हो गया। उसने क्या किया कि उधमपुर को सेंटर किया। जितने भी जिगाणु के शाहूकार थे उन्होंने अपना व्यापार समेटा और वो उधमपुर की तरफ चला। हाँ, और उन्होंने उधमपुर में आकर के अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। जैसे जैसे वो वहाँ से पलायन करते गए तो जिगाणु जो है ना ये उजरता गया और उधमपुर जो था ना ये विकास के पथ पर चलता। अब क्या है कि उधमपुर में अधिकांश जो व्यापारी हैं वो मूलतः जिगाणु अभी ये कई परिवार जो अति समृद्ध परिवार हैं उधमपुर के जो अति समृद्ध परिवार है वो जिगाणु से आए, मूल रूप से जिगाणु से। और जितने भी जिगाणु के महाजन परिवार हैं जिनका कुल देवता बाबा भोला है, जो अब भी उसका स्थान जिगाणु में है, तो वो सभी जिगाणु से आए हैं। अभी वो जिगाणु जाते हैं, उनके देवी देवता जो है ना वो जिगाणु में ही है, वहाँ पर वो मेल करते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन जिगाणु का महत्व बढ़ता गया, उधमपुर का महत्व बढ़ता गया। मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो एक रोड थी उस रोड इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बिल्कुल। तो अब क्या है कि फिर जो नई सरकार आई उसने अब इसकी जिगाणु की ओर भी ध्यान दिया। आज जिगाणु को दूसरा बोर्ड लगाया जा रहा है, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पंचायत का DDO ऑफिस है, नायब तहसीलदार का ऑफिस